जैसा कि तुम्हारे भाई ने पहले ही कहा था, हमें पिछले एपिसोड में मिले थे कई सरप्राइजेस, चाहे वो 8 विंग सेराफ की अपीयरेंस हो या फिर डीमन एम्पर का सुप्रीम पावर को शो करना और इस इन्फॉर्मेशन का रिवील होना कि शाओ क्लैन की एनसर्कलमेंट और सप्रेशन के पीछे जो फोर्सेस थी उनमें से एक एंजल किंगडम भी था। पहले तो डीमन एम्पर की पावर ने उस सेराफ के एक्सप्रेशन चेंज कर दिए होते हैं। फाइनली जब जियान अपीयर होता है तो 8 पंखों वाली तितली फटाफट से भग लेती है। वो अपने साथ ले गई थी 4th इविल गॉड को। वहीं पे वापस लौटने वाला जियान जब अपनी एंडलेस फायर टेरिटरी को देखता है, वो कॉर्प्सेस, वो खून, वो डेवास्टेशन, उसका गुस्सा ऑलमोस्ट विस्फोट हो जाता है। वो सबको रिकूपरेट और रिकवर करने का ऑर्डर देता है और कहता है जब हम फिर से अपनी पीक स्टेट पे लौटेंगे तो शुरू होगी हमारी रिवेंज। चलो इससे पहले आगे के सीन को शुरू करें। सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर एपिसोड्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो। वहीं पे अगर कोई कमी भी रह जाती है तो बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन उसका रीजन भी जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा कि इन खामियों को पूरा किया जाए, सुधारा जाए। वहीं पे जो मेंबरशिप को ज्वाइन करने का इंतजार कर रहे हैं, अब स्टोरी मुश्किल से 2 महीने की रह गई होगी, इसलिए प्रीमियम मेंबर बनने का बेस्ट टाइम है। हम न सिर्फ वर्चुअल मीटिंग्स को रखेंगे बल्कि बार बार पोल्स वगैरह भी किए जाएंगे। साथ में आप अर्ली एक्सेस जैसे फीचर्स को भी इंजॉय कर सकते हो। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा सब्सक्राइब की साइड में। ये एपिसोड वहां से शुरू होता है जब एंडलेस फायर टेरिटरी की उस बैटल को 1 महीना गुजर चुका था। अभी डोमेन के पूरे हेडक्वार्टर स्टेबलाइज हो गए होते हैं। कुछ नई रणनीतियां बनती हैं। जियान टेंशन कॉर्नर में शुजुइंग को लेके आया था क्योंकि वहाँ पे अबिस की मिस्ट्री अब भी अनरिजॉल्व थी और शुजुइंग को ऐसा लग रहा था जैसे अबिस में कुछ ऐसा हो जो उसे बुला रहा है। ये सीन उस अबिस यानी कि खाई के बिल्कुल किनारे पे होता है जहाँ पे फ्लोट करने वाली शुजुइंग नीचे देखती है। वो कहती है इस अबिस के अंदर कोई चीज मुझे समन कर रही है। फिर वो रुकती है और उसकी आवाज थोड़ी और गहरी हो गई थी। वो बताती है लगता है डीमन एम्पर ने इस मोटू को जानबूझ के यहाँ पे छोड़ा है। ये है डेविल की पावर। यानी अभी उसके बगल में खड़ा होता है। एक्सप्रेशन बिल्कुल काम थे लेकिन वो एक सीरियस आवाज में कहता है एटलीस्ट याशिंग कॉन्टिनेंट सेफ है। बस यहाँ के लोग 4th इविल गॉड की इल्यूजन की वजह से एक लंबी और गहरी स्लीप में चले गए हैं। वो भी नीचे अबिस की तरफ देखता है। वो एंडलेस बॉटमलेस चीज, ये किसी डिवावरिंग माउथ की तरह लगता है जो कि दुनिया को खा लेना चाहता हो। इस पल शुजुइंग के शरीर के ऊपर की वो नाइट डीमन फायर ये अपने आप ही वाइब्रेट होने लगी थी। फिर शुजुइंग कहती है नीचे कुछ फैमिलियर फ्लक्चुएशंस भी है। ये चीज नाइट डीमन फायर से जुड़ी हुई है। क्या वो कुछ ऐसा है जिसे एल्डर शाओयन ने छोड़ा था? ये सुन के जियान भी नोट करके बोलता है लेट्स गो। दोनों और हेस्टेट नहीं करते। इनके शरीर जिन्हें ढक लिया होता है एंडलेस रिइंकार्नेशन फ्लेम ने, ये अब इसके अंदर डिसेंड होते हैं। कान में जाती हैं शावू शावू की आवाजें। इनकी तेजी चाहे कितनी भी हो लेकिन तभी काफी लंबे टाइम के बाद भी इन्हें मोटो का साइन दिखाई नहीं दिया था। ये कुछ और पलों के बाद की बात होती है जब जियान कोल्ड स्नॉट करता है। एट द सेम टाइम उसका क्लैन मार्क जलने लगा था। इस पल ऐसा लगता है जैसे काली अंधियारी रात में सूरज जाग गया हो। ये पूरा का पूरा अब इस एलिमिनेट हो गया था और इस खाई का जो सबसे गहरा हिस्सा था वो एक पतली सी नदी जैसी चीज होती है जिसकी चौड़ाई बस कुछ मीटर्स की रही होगी। इस सूखी नदी जैसी लाइन में पड़ा होता है वो मोटू हो, बिल्कुल किसी डेड क्रीचर की तरह। उसके पूरे शरीर की हड्डियां टूट चुकी थी और फ्लैश ये सिकुड़ रहा होता है। वहीं पे लाइफ ऑरा ऑलमोस्ट जा चुका था। बस पीछे रह गई होती रिजेंटमेंट, वो नफरत। अगर ध्यान से देखा जाए तो मोटू के माथे पे जलने वाला वो मार्क और उसकी वो टूटी हुई त्वचा, इसमें से एक चमकती हुई चीज बाहर आने की कोशिश कर रही थी। ये अपने साथ कैरी करती है एक एंशिएंट टोरे को जो किसी भी समय उसकी फ्लैश से बाहर आ जाएगा। और जिस पल जियान ने उस फायरी रेड मार्क को देखा था उसकी बॉडी का क्लैन पैटर्न अचानक से रेजोनेट करता है। फिर इसमें गूंजती वैंगोमोम की आवाजें। एक जानी पहचानी हीट वेव होती है, वो गर्माहट। जियान की नजरें बदलती हैं। उसे कुछ समझ में आ गया था। वो कहता है ये है शाओ क्लैन का ऑरा। की सोल पावर फैलती है जो कि उसके एक्सप्रेशन को और भी गहरे कर देती है। जियान एक रियलाइजेशन से भरी आवाज में कहता है मैं तभी कहूँ इस बंदे की स्ट्रेंथ इतनी डरावनी क्यों हो गई। तो इसने ग्रेट एडलर के द्वारा छोड़े गए क्लैन मार्क को डिवावर कर लिया था। वहीं पे जब शुजुइंग ये देखती है उसका सिर हिलता है क्योंकि उसकी नाइट डीमन फायर ने उत्तर दे दिया था। वो सीरियसली बोलती है एग्जैक्टली क्लैन मार्क नहीं है बल्कि यह है एक तरीके की रीइंकार्नेशन इनहेरिटेंस। वो नाइट डीमन फायर अपने ऑरे को फैलाने लगी थी। फिर इस शावू के सांगुसा निकलती है शुजुइंग के शरीर में से और मोटुओ की बॉडी को धीरे धीरे करके डिवावर करने लगती है। इस डिवावरिंग के दौरान एक फायरी रेड मिस्टीरियस इम्प्रिंट निकलता है। ये मोटुओ के शरीर से निकला था और लगता है उसने भी सेंस कर लिया था कि जियान और शुजुइंग पास आ गए हैं। हम उस भारी भरकम शरीर को कांपते हुए देखते हैं। फिर वो एक कमजोरी से भरी आवाज में गुर्राता है। वो अनडाइंग हेट्रेड के साथ कहता है शाओ क्लैन के लोग ये सब मरना पसंद करते हैं। स्ट्रगल करके एक और नाम को बोलने की कोशिश करता है। उसके मुंह से वो सुसु वाली होर्स यानी कि टूटी हुई आवाजें आती हैं। वो किसी मरते हुए इंसान से अलग नहीं था। कहने को तो एंजेलिक पावर ने डीमन एम्पर को इंजर्ड कर दिया था लेकिन वो तब भी
एक पीक 7th रिइंकार्नेशन पावर हाउस थे जो कि चल चुके हैं डिवाइन पाथ पे। उनके बस एक अटैक ने मोटुओ को पूरी तरीके से खत्म कर दिया होता और यही ट्रू स्ट्रेंथ होती है डीमन एम्परर की। खैर हमारा ध्यान गया था जियान के ऊपर। वो शौक से भरी आवाज में शुजुइंग के शब्दों को दोहराता है। वो कहता है मेरे क्लैन के ग्रेट एल्डर की रिइंकार्नेशन सील। लेजेंड्स के हिसाब से एंशिएंट टाइम में ग्रेट एल्डर की स्ट्रेंथ 8th रिइंकार्नेशन लेवल तक पहुंच चुकी थी। अगर जियान सच में इस रिइंकार्नेशन को हासिल कर पाता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। और उसकी आंखों की जो फायरी फ्लक्चुएशंस थी शुजुइंग नेचुरली नोटिस करती है। फिर वो रिइंकार्नेशन सील को ध्यान से पकड़ती है। चेहरे पे आती है चालाकी से भरी स्माइल। शुजुइंग इसे जियान की तरफ फेंक के बोलती है मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं कंजूस हूँ। इतना कह के उसके शब्द सॉफ्ट हो गए थे। वो आगे कहती है नहीं ये रिइंकार्नेशन सील तुम्हारे लिए है, ये बिलोंग करती है तुम्हारे शाओ क्लैन को। जियान उस फायरी रेड रिइंकार्नेशन सील को पकड़ता है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को खोल के शुजुइंग को देखता है। इस चीज को इतनी आसानी से हैंड ओवर कर देना ये अनएक्सपेक्टेड था। हालांकि इस लड़की की खुद की स्ट्रेंथ भी काफी जल्दी 6th रिइंकार्नेशन के पीक पे पहुंचने वाली है, बट इसमें भी समय लगेगा और उस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है उसे जिंदगी में दोबारा ब्रेक थ्रू करने का मौका न मिले। लेकिन अगर इस रिइंकार्नेशन सील को शुजुइंग को दे दिया जाए तो वो कल्टीवेशन के शैकल्स को पूरी तरीके से तोड़ सकती है। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि उसके पास है नाइट डीमन फायर, वे चाहे किसी भी एंगल से देखा जाए वो ग्रेट एल्डर की रिइंकार्नेशन सील के लिए बहुत अच्छी मैच थी। लेकिन जब जन थोड़ी देर में अपने बारे में सोचता है वो और हेस्टेट नहीं करता। चीज को स्वीकार करना या फिर वापस देना है वो पहले टेस्ट करने के बाद डिसाइड करेगा। जन वहीं पे बैठते हुए कहता है ऐसी बातें तो मैं इसे अस्वीकार नहीं करूंगा। जब मैं इसे पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लूंगा तो मेरी तरफ से डीमन वर्ल्ड को पिल्स और रिसोर्सेज की सबसे अच्छी सपोर्ट मिलेगी। ये कह के वो अपने शरीर की पावर को सर्कुलेट करने लगा था। इतनी कोशिश करने लगता है सील को ऑब्जर्व करने की, लेकिन जियान नोटिस नहीं कर पाता कि इस पर शुजुइंग के वो सफेद सफेद से दांत एक स्मग स्माइल को दिखा रहे होते हैं। मतलब वो वाली स्माइल जब तुम जानते हो कि 2-3 साल का बच्चा साइकिल नहीं चला सकता लेकिन तुम तब भी उसे कोशिश करने देते हो, जैसे किसी का छोटा सा ट्रैप काम कर गया हो। मोटुओ ने जिस औरे को छोड़ा था शुजुइंग उसे इकट्ठा करने लगी थी। फिर आगे सब कुछ वैसा ही होता है जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। पूरा दिन पलक झपकते निकल गया था। इस समय के दौरान जियान ने बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल किया। वो सोल पावर, होली फ्लेम, ब्लडलाइन रेजोनेंस, क्लैन मार्क, डिवावरिंग फोर्स, उसने अपने सारे मेथड्स को यूज कर डाला। लेकिन वो चाहे कुछ भी कर ले रिइंकार्नेशन सील को सोलो नहीं किया जा सकता था। क्लियरली इस चीज के अंदर ग्रेट एल्डर का ऑरा मौजूद है और वो पावर उसके ब्लडलाइन क्लैन मार्क के बिल्कुल आइडेंटिकल यानी कि एक जैसी है। लेकिन जब हर बार वो इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है अचानक से एक इनविजिबल रिपल से फोर्स फटती थी जो उसे दूर भेज दिया करती थी। मानो एक ऐसा अजीब सा लॉ एग्जिस्ट कर रहा हो जो जियान को इस रिइंकार्नेशन को ऑब्जर्व करने की परमिशन नहीं दे रहा। लास्ट में जाके रुकने पे मजबूर हो जाता है। वो आंखें खोल के इस रिइंकार्नेशन सील को ध्यान से देखने लगा था। वो जानना चाहता है इसकी मिस्ट्री को। सेम टाइम वो खुद को ये बोलने से रोक नहीं पाता कि यहाँ हो क्या रहा है। जब शुजुइंग जियान के चेहरे की हवाओं को देखती है वो सरप्राइज नहीं होती बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो शुरुआत से जानती हो कि यही होगा। वो अपनी हथेली को उठाती और आसमान में अपीयर होती है डार्क कलर की रोशनी। डार्क कलर की रोशनी कैसी होती है आई डोंट नो, लेकिन ये कुछ तो होता है। ये और था घना और गहरा। इसमें मोटुओ की ओरिजिन पावर थी। अगर इसे कोई रिइंकार्नेशन पावर हाउस ऑब्जर्व कर ले तो वो काफी आसानी से क्वाज़ी 7th रिइंकार्नेशन में ब्रेक थ्रू कर पाएगा। शुजुइंग के होठों पे मीठी सी मुस्कान आती है। ये स्माइल थी बिल्कुल विनर वाली और वो पूछती है क्या हुआ, फेल हो गए? फिर वो अपने सिर को उठाती है उस डार्क ऑरे की तरफ। वो बोलती है मैं तुम्हारा भी फायदा नहीं उठाना चाहती। ये है मोटुओ की सोर्स पावर। ये तुम्हें क्वाज़ी 7th रिइंकार्नेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करेगी। फिर वो थोड़ा सा रुक के कंडीशन देती है कि अगर तुम इसे ऑब्जर्व करना चाहते हो तो रिइंकार्नेशन सील के साथ एक्सचेंज करो। जियान को तुरंत ही एहसास हो जाता है। वो रिइंकार्नेशन सील को एक बार फिर से देखता है। उसे पहली बार सच में महसूस हुआ था कि वो किसी के पुराने ट्रैप में फंस गया है। अच्छी बात यह है कि कोई जानलेवा खतरा नहीं था, बल्कि ध्यान से देखने में मालूम पड़ता है कि इस प्लान को बहुत अच्छे से अरेंज किया गया है। अंत में जाके जियान वो सील को हैंड ओवर ही कर सकता था, क्योंकि अगर वो इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकता तो इसकी सबसे अच्छी कैंडिडेट शुजुइंग है। वो तब भी पूछता है तुम ये शुरू से जानती थी है ना? शुजुइंग सबसे पहले लेती है रिइंकार्नेशन सील को, जिसके आसपास नाइट डीमन फायर लिपट जाती है। जिस पर होली फ्लेम ने सील को टच किया था कान में सिजल की आवाजें गई थी। ऐसा लगता है होली फ्लेम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई हो, इसे फाइनली अपना ट्रू मास्टर मिल गया हो। ये देखने के बाद शुजुइंग उत्तर देती है कि ये मुझे बैम्बू स्पिरिट लेमैन ने बताया था। उसने कहा था कि एक रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट की पावर को तुम ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। फिर उसकी आवाज हो जाती और भी सीरियस, तुम्हारी पहचान कुछ ज्यादा ही अजीब है, इवन वो भी तुम्हारे बारे में पता नहीं लगा पाता। वो जियान को देख के बोलती है वो बस एक चीज जानता था कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े बैरियर हो। जियान हल्का सा सिर हिला के और कुछ नहीं पूछता, क्योंकि भले शुजुइंग न जानती हो कि वो क्या कह रही है, उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एहसास हो चुका था। हम करते हैं समय
समय को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड। इस समय अविस के अंदर दो डरावने और राइज हो रहे होते हैं। वो हमिंग वैगन की आवाजें गूंज रही होती हैं। एक तरफ तो मोटू की सोर्स पावर को जियान अब्सॉर्ब कर रहा था, दूसरी तरफ शूजिंग ने स्वीकार कर लिया होता है ग्रेट एल्डर की इनहेरिटेंस को। ये अविस खुद कांप रहा था। एक के बाद एक मजेस्टिक फ्लक्चुएशंस जो कि बार बार घंटे से बजा देती हैं। ऐसे हालात में एक महीना कैसे निकल जाता है मालूम नहीं पड़ता। ये कुछ और समय के बाद की बात होती है जब हमारा फोकस जाता है एक हॉल के ऊपर। इसमें जियान बैठा होता है मेन सीट पे। वहीं पे उसके पास चारों वुमन थी। ऐसा लगता है एंडलेस फायर टेरिटरी को लेकर कुछ जरूरी मामलों को डिस्कस कर रहे हो और आगे होने वाले इवेंट्स भी। मोटू की सोर्स पावर को ऑब्जर्व करने के बाद जियान का ऑरा फिर से बदल गया होता है। वो अब एक 6 रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट नहीं था, बल्कि वो क्वाज़ाई 7 समसरा लेवल पे था। जियान कहता है क्वाज़ाई 7th रिइंकार्नेशन। लगता है शाओ क्लैन के ग्रेट एल्डर ने पहले ही सेंस कर लिया था कि वो कैटास्ट्रॉफी आने वाली है। वो भौंसे गोड़ के आगे कंटिन्यू करता है। शायद तभी वो इतने सारे मेथड्स को पीछे छोड़ के गए हैं जैसे वो कैटास्ट्रॉफी सब कुछ तबाह न कर सके। काइलिन ने नोट किया था ये इस समय के हालात को अच्छे से एनालाइज कर रहे थे। काइलिन कहती है शुजुई ने ग्रेट एल्डर की रिइंकार्नेशन सील को एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे लगता है फ्यूचर में उसकी स्ट्रेंथ एक नए लेवल तक पहुंच जाएगी। फिर उसकी ब्यूटीफुल आंखें फ्लिकर होती हैं। वो बोलती है डीमन वर्ल्ड की क्योंकि वो रूलर है और उसके साथ डीमन वर्ल्ड के बहुत सारे डिवाइन आर्टिफैक्ट उस दुनिया की ओवरऑल स्ट्रेंथ को हल्के में नहीं लिया सकता है। बेसिकली डीमन वर्ल्ड की कैटास्ट्रॉफी में शुजुई ने जो एक्शन लिए होते हैं उसे काइलिन के ऊपर गहरा इंप्रेशन पड़ा था। वो काइलिन की रिस्पेक्ट को हासिल कर लेती है। आगे की रिपोर्ट को दिया था म्यूइंग ने, जो कि हाल ही में सेक्लूजन से बाहर आई होती है। हालांकि कुछ समय पहले जो तबाही आई थी उसमें उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन तब भी उसका मैनेजमेंट का काम बहुत शानदार होता है। म्यूइंग नोट करके बोलती है वो सेमी इवल गॉड एक्सपर्ट जैसे 4th इवल गॉड ने बाकी की जगहों को सील करने के लिए भेजा था, उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम इनसे कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाए हैं। उन्होंने भी सिर हिलाया था। अभी उसके चेहरे पे होते हैं चिंता के बादल। वो कहती है लगता है ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर लोगों को इकट्ठा कर रहा है। ऐसा लगता है किसी मेजर मूव की तैयारी में। ग्रेट 1000 वर्ल्ड की बहुत सारी मेजर फोर्सेस काफी रेस्टलेस मालूम पड़ रही हैं। मुझे डर है कि बहुत जल्दी और भी बड़ा तूफान आएगा। ये शब्द उसके होठों से निकले ही थे। अभी दरवाजे पे डोंग डोंग की आवाजें सुनाई देती हैं। बाहर से शुजुइंग आती है जो कि काफी जल्दी में लग रही थी। वो कहती है जियान जियान फेंगलाओ वापस लौट आई है। वो कह रही है कि तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। जैसे इन शब्दों को जियान सुनता है वो अपनी चारों वाइफ से नजरें मिलाता है, फिर अपनी सीट से सीधा खड़ा होकर बोलता है लेट्स गो। बेसिकली यहाँ से जाने वाले वो और शुजुइंग ही थे। इनके गायब होने के बाद यहाँ का वातावरण फिर से नॉर्मल हो जाता है। जुनर के चेहरे पे आती है मीठी सी मुस्कान और से लाके बोलती है लड़का हमेशा ऐसा बर्ताव करता है। दूसरी तरफ यूनियन जो कि लंबे समय से साइलेंट थी, वो अपनी जेंटल आवाज में कहती है जब फाइनली इस दुनिया के मामले हल हो जाएंगे तो परहैप्स हम एक ऐसा पैराडाइज ढूंढ सकते हैं जहाँ पे शांति से जिंदगी बिताई जा सके। इतना बोलने के बाद चारों वुमन स्माइल करती हैं। इनके एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर क्या बातचीत शुरू हो जाती है। ये डिस्कस करते हैं भविष्य के बारे में, शांति के बारे में और अपने बच्चों के छोटे छोटे सपनों के बारे में। कई शर्मीले विचार थे तो कई गर्माहट से भरे मोमेंट्स। वहीं पे जियान जो कि ऑलरेडी सीक्रेट चेम्बर्स तक पहुंच चुका था, उसने जिस मोमेंट में फेंगलाओ को देखा उसके चेहरे के हाव बदल जाते हैं और इसी पल फेंगलाओ यानी कि एल्डर फेंग वनर के मुंह से पफ की आवाज साथ निकलता है खून का फुब्बारा। ये ऑब्वियस बात थी कि उन्हें गहरी चोट पहुंची है, लेकिन वो तब भी बोलने की कोशिश करती हैं। वो एंजाइटी से भरी आवाज में कहती हैं लॉर्ड शाओ, मैंने इस बार पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में ट्रेवल किया है और बहुत सारी फोर्सेस हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। शाओ क्लैन को बचाने में हमारी हेल्प करेंगे। लेकिन ये बोलते हुए भी उनकी आवाज में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि होती गहरी चिंता, क्योंकि इस अच्छी खबर के पीछे होती एक और परेशानी। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद वो आगे कहती है जब शाओ क्लैन अपने पीक पे था तो इस दुनिया में हमारे साथियों की भी कमी नहीं थी, लेकिन अब जब इतने रिइंकार्नेशंस के बाद शाओ क्लैन की ऐसी हालत हो गई है तो हमारी दुनिया ऑलरेडी बहुत बड़े बदलावों से गुजर चुकी है। जियान जब फेंगलाओ के चेहरे पे बार बार हेस्टेशन को देखता है वो तुरंत ही समझ जाता है कि चीजें कुछ और हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड। जियान बोलता है एल्डर फेंग अगर आपको कुछ कहना है तो प्लीज कहिए, मैं हैंडल कर सकता हूँ। वो अंदर ही अंदर से ऑलरेडी जानता था कि सच्चाई उससे ज्यादा पेचीदा होगी जितना उसने सोचा है। फेंगलाओ से हिला के बोलती है ग्रेट 1000 वर्ल्ड की ग्रेट फोर्सेस में वो लोग जिन्होंने हमें सपोर्ट करना जाहिर किया है, इनके अलावा कई ऐसे भी हैं जो चिंता में है। ये बोलते उनके एक्सप्रेशन डार्क होने लगे थे, खासकर जब वो बात करती ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर के बारे में। फेंगलाओ कहती है आखिरकार रवि की दुनिया ऑलमोस्ट एंजल किंगडम और ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर के द्वारा कंट्रोल करी जा रही है। वो छिपी हुई फोर्सेस इतने बड़े जुए को खेलना नहीं चाहती। ये तब तक का इंतजार करना चाहते हैं जब तक जीतने के 50% से ज्यादा चांसेस न हो, क्योंकि अगर इन फोर्सेस ने गलत साइड को चूज कर लिया तो अंत में जाके इन्हें तबाही से कोई बचा नहीं पाएगा। अब ये शब्द तो काफी ऑब्वियस थे। इस आने वाली तूफान में कोई भी लूजर नहीं बनना चाहता
जाता। वो थोड़ा रुके आगे कहती है, अभी ये एक शांत इलाके में आपका इंतजार कर रहे हैं। इनके अंदर कुछ डाउट्स, कुछ चिंताएं हैं जिनके जवाब बस आप ही दे सकते हो। सुन के जियान गुस्सा नहीं होता, ना ही डिसअपॉइंट होता है कि उसकी आंखें और भी काम हो जाती हैं, क्योंकि ऐसे सीन के लिए वो पहले ही तैयार हो चुका था। फिर वो कोल्ड आवाज में कहते हैं, मुझे वहां पे लेके चलो। लेकिन तभी रुक के उसकी आंखें थोड़ी पैनी और हो जाती हैं। वो कहता है, ऐसे समय में इन सब का अलर्ट रहना नॉर्मल है, इन सब की चिंताओं को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन शाओकलैंड की ग्लोरी को हमें अपने हाथों से बनाना होगा। जियान का बोलने का लहजा फिर से बदला था, आंखों में भर जाता है किलिंग इंटेंट। गूंजती उसकी आवाज की जाओ, ज़ुआन्यू, फेंगली टैंग और टैंग जिंगमैंग और वो सारी की सारी फोर्सेज जो कि हमारी एंडलेस फायर टेरिटरी के खिलाफ खड़ी हुई हैं, इनके ऊपर हमला करने के लिए एक्सपर्ट्स को भेजो। ऐसे इनकी बिल्कुल अच्छी एंडिंग नहीं होगी। तय बोलने वाला बस जियान नहीं बल्कि पूरा एंडलेस फायर डोमेन था, जो कह रही हो कि एंडलेस फायर टेरिटरी ने कभी किसी को प्रोवोक नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें परेशानियों से डर है। जब परछाइयों में छिपे हुए एक्सपर्ट्स इन शब्दों को सुनते हैं, ये बिना हेजिटेशन के कहते हैं यस। फिर पूरा एंडलेस फायर डोमेन मूव होने लगा था। एक के बाद एक सेनाएं भेजी जाती हैं, एक्सपर्ट्स लॉन्च होते हैं और भी कई फोर्सेस उन दुश्मनों को घेरने लगती हैं जो कि टेरिटरी के खिलाफ खड़े हुए थे। जहाँ तक बात रही जियान की, तो वो फेंगलाओ की गाइडेंस में जाता है उस दिशा में जहाँ बहुत जरूरी डिस्कशन होना था, क्योंकि वहाँ इकट्ठे हो रखे थे वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को हिला के रख सकते हैं। ये इतने स्ट्रॉन्ग थे कि सब कुछ खतरे में डाल सकते हैं, और ऐसी स्ट्रेंथ ही डिसाइड करेगी कि अगला एरा ये शाओकलैन की वापसी का होगा। इस बहुत बड़े इंसानी रियल्म के बिल्कुल किनारे पे होता है एक डेजर्ट, एक रेगिस्तान जो दूर से बिल्कुल ब्राउन लगता है, और इसमें से भी हम फोकस करते हैं एक छोटी सी सिटी के ऊपर। ये जगह बिल्कुल सूखी और गर्म होती है, यहाँ हवाएं उड़ती हैं आसमान में और आसानी से तूफान बना लेती हैं, और सब ऐसे ही खालीपन और डिसोल्यूशन को ही देख रहे थे। ये जगह ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के सबसे अकेले कोनों में से एक थी, लेकिन खास बात ये थी कि ये इलाका ये उन क्रैक्स के बहुत करीब होता है जो कि इस दुनिया और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस के बीच में मौजूद है, और इसकी वजह से किसी भी पावर की यहाँ पे कदम रखने की हिम्मत नहीं होती। ये कुछ ज्यादा ही बेजान और भूला हुआ था, और यहाँ पे भूला जाना भी बहुत आसान है। इस छोटे से शहर के आसपास डेजर्ट डेथ जोन्स होती हैं, जिनके ऊपर हम चीलों और बाजों को गोल गोल घूमते हुए देखते हैं। बिल्कुल ऐसा देश लगता है जैसे दुनिया के द्वारा त्याग दिया गया हो। हम फाइनली फोकस को ले जाते हैं जियान के ऊपर, जो कि काले कपड़ों में लिपटा हुआ सिटी के बाहर खड़ा होता है। अभी उसकी वॉइस से कुड़ी होती है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की वो पीक फोर्सेस मिलने की ऐसी अजीब सी जगह को चुनेंगी। जियान कहता है इतना डेसोलेट। उसकी नजरें सिटी पर टिकी रहती हैं और दिमाग में आते हैं एक के बाद एक अलग विचार। क्या इन्हें कुछ फोर्सेस का डर है, या वो ट्रांसेंडेंटल फोर्सेस ऑलरेडी इनके ऊपर नजरें रख रही हैं, जिसकी वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें यहाँ पे छिपना पड़ रहा है। अब इस शहर को तो देख रही होती है फैंग वानर भी, वो साय करती है क्योंकि ये सब चीजें क्लियरली उनके बस के बाहर होती हैं। ये निर्णय इन ग्रेट पावर्स ने मिलकर लिया था। वो बताती है ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की ऑलमोस्ट हर एक जगह ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर की पहुंच में आती है, इसलिए फालतू की परेशानी को अवॉइड करने के लिए ऐसी रिमोट जगह को चुना गया है। यहाँ तक बोलते बोलते उनके एक्सप्रेशन भी डार्क हो गए थे। वो भी जानती थी कि आगे जो भी निगोशिएशन होने वाली है, अगर इसकी जानकारी लीक हो गई तो कीमत बहुत ज्यादा बुरी अदा करनी पड़ेगी। फैंग वानर बोलती है, आई होप डोमेन लॉर्ड शाओ आप इसे समझते हो। जियान भी जानता था कि एक बार ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर को इस हिडन गैदरिंग के बारे में मालूम पड़ गया तो वो सुपर पावर्स को चेतावनी नहीं देने वाला, और ना ही वो सप्रेशन होगा, वो होगी एक डेवास्टेटिंग स्ट्राइक, एक ऐसी कीमत जिसे सह नहीं पाएंगे। अब देखो, सिचुएशन को समझना एक बात होती है और उसे हल कर पाना अलग बात होती है। जियान को भली भांति पता होता है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर से टकराने के अभी काबिल नहीं बना है, इसलिए उसे भी छिप छिप के काम करना पड़ेगा। वो फिर फेंगलाओ से बोलता है, एल्डर फेंग प्लीज रास्ता दिखाओ। सामने जो बवंडर बन रहे होते हैं उनमें से शव शव की आवाजें निकल रही थी। जियान और फेंगलाओ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ साथ में बढ़ते हैं। ये जिस पल एंटर करते हैं सिटी के अंदर, तुरंत इन्हें कुछ नोटिस हुआ था। यहाँ पे एक्चुअली में बहुत कम लोग होते हैं, ये पूरा शहर ही कुछ ज्यादा ही शांत था। ध्यान जाता है हमारा एक साइलेंट पवेलियन के अंदर, जहाँ कुछ फिगर चुपचाप से इंतजार कर रहे थे। इनके एक्सप्रेशंस को देख के तो ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं। और जिस पल फेंगला और जियान की यहाँ पे एंट्री होती है, ये वेटिंग प्रोसेस अपनी आंखों को खोलते हैं। साफ तौर पे ये वही लोग होते हैं। जब जियान असेंबली में घुसता है तो उसे टोटल 7 लोग दिखाई दिए थे। इन सब के एक्सप्रेशंस अलग होते हैं और औरे भी। बस कॉमन बात ये थी कि इन सब की नजरें उसके ऊपर टिकी हुई थी। हालांकि जो स्ट्रेंथ ये बाहर से दिखा रहे थे वो बस दोशियान लेवल की होती है, लेकिन ये साफ तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं पीछे की टेरिफाइंग जायंट फोर्सेस को। और जियान के लिए बस इतना ही काफी था, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर का दबाव कुछ ज्यादा ही है। वो
जानता था कि ग्रेट पावर्स अपनी असली आइडेंटिटीज को दिखा नहीं सकते, ये बस यहाँ पे अपने मैसेंजर्स को भेज रही हैं। इस मोमेंट पे सबसे पहले बोलने वाली होती है फैंग मानर। वो सबसे पहले अपनी बॉडी से एनर्जी को रिलीज करती है, जिससे एक बैरियर ने पूरे पवेलियन को ढक लिया था। फिर वो क्लियर आवाज में कहती है, एवरीवन, ये है शाओ क्लैन के डिसेंडेंट डोमेन लॉर्ड शाओ। आपकी रिस्पेक्टेड फोर्सेस के पास जो भी सवाल है आप यहाँ पे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो। ये सातों लोग जब इन शब्दों को सुनते हैं ये तुरंत ही रिलैक्स होने की जगह पे और भी ज्यादा अलर्ट हो गए थे, क्योंकि ये ऑलरेडी डेंजर में होते हैं और ऐसे हालात में नेचुरली केयरफुल रहना चाहेंगे। एक रिप्रेजेंटेटिव हल्की आवाज में कहता है, डोमेन लॉर्ड शाओ, हमारी ये ट्रिप बहुत सीक्रेट मामला है, इसलिए प्लीज सबसे पहले अपने शाओ क्लैन के मार्क को दिखाइए। यह रिफ्यूज नहीं करता, वो धीरे से ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है। वेंगोंग की आवाज गूंजती है, स्पेस में रिपल्स बनी थी और वो हल्का लेकिन एंशिएंट प्रेशर फैलता है। ये क्लैन पैटर्न जिस पर अपीयर होता है, हम इस कमरे में मौजूद लोगों को रिलैक्स होते हुए देखते हैं। कुछ लोगों ने तो सांसें भी छोड़ी थी। वो रिप्रेजेंटेटिव बोलता है, सच में शाओ क्लैन का पैटर्न है। फिर एक दूसरे को देख के बोलने लगे थे। एक दूसरा रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि हम अपनी रिस्पेक्टिव फोर्सेस के मैसेंजर्स हैं। अगर हमने आपको किसी तरीके से ऑफेंड किया तो हम उम्मीद करते हैं कि डोमेन लॉर्ड शाओ आप हमें माफ कर देंगे। जैसे ये शब्द फैलते हैं पवेलियन के अंदर का वातावरण बदल गया था। लोग अब चौकन्ने थोड़े से कम हो गए थे। फाइनली सातों में से एक बंदे को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। इसका बोलने का लहजा और एटीट्यूड बिल्कुल डायरेक्ट और स्थिर होता है, जैसे इसके अंदर कोई भी हेजिटेशन न हो। वो कहता है, मेरा स्पिरिट सोलोइंग क्लैन शाओ क्लैन की कई जनरेशंस का कर्जदार है। अगर डोमेन लॉर्ड शाओ आपको कुछ भी चाहिए तो आप सीधा बोलिए। जब फेंगलाओ हमारे क्लैन में गई तो हमारे लीडर ने सारी विरोध करने वाली आवाजों को दबा दिया है। ये सुन के जियान नोट करता है। स्पिरिट सोलोइंग क्लैन की तरफ से उसे गुडविल महसूस हो रहा था। ये बस खाली शब्द नहीं होते, ये था एक रियल स्टैंस और ये भी बताते हैं कि सातों पावर्स एंशिएंट हेरिटेज को रखती हैं। इनके पीछे खड़े होने वाले वो स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर्स कम से कम 7th लेवल रिइंकार्नेशन की स्टैंड को रखते होंगे या फिर 8th रिइंकार्नेशन भी। और अगर ये सच में उसकी साइड में आ जाते हैं तो एंडलेस फ्लेम अलायंस की अभी की स्ट्रेंथ ये सच में अंडरवर्ल्ड में जाने की क्वालिफिकेशन को हासिल कर लेगी। फिर शाओ क्लैन का वो ट्रू रेस्क्यू प्लान शुरू हो पाएगा और यही कारण था जिसकी वजह से इस अपॉइंटमेंट में जियान खुद आया है। बट ऑफ कोर्स सबके सब स्पिरिट सोलोइंग क्लैन जितने डायरेक्ट नहीं होते। हमारा फोकस जाता है एक वुमन के ऊपर जो कि हल्की आवाज में कहती है, ही हम स्पिरिट सोलोइंग क्लैन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन वर्ल्ड पैलेस और ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर दोनों की पोजीशन अब भी अनक्लियर है। इवन वो बहुत सारे पावर हाउसेस जिन्होंने शाओ क्लैन को मिटाने की कोशिश की वो अब भी परछाइयों में छिपे हुए हैं। उसकी आंखें अभी सीरियस हो गई थी। वो कहती है, अगर हम इस तरीके से सीधा एंडलेस फ्लेम अलायंस को ज्वाइन करते हैं तो हम तुरंत ही उन टेरिफाइंग पावर्स की आंखों के कांटे बन जाएंगे और उस पॉइंट पर जाके हमारे क्लैंस की फाउंडेशंस जिन्हें बनाने में लाखों साल लग गए हैं वो एक ही बार में पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। जियान चुपचाप से सुनता रहता है, वो इम्पेशेंट नहीं होता। उसने ऐसी चिंताओं के बारे में पहले ही सोचा था। फिर वो कहता है, मैं आप सबकी परेशानियों को समझ चुका हूँ और आज मैं एग्जैक्टली इन्हीं चीजों को क्लियर करने के लिए आया हूँ। इनके बीच में बातचीत काफी लंबी चलती है। वो रिप्रेजेंटेटिव फाइनली ट्रू कंडीशन को देते हैं। ये अभी इनकी डायरेक्ट सपोर्ट नहीं थी बल्कि ये होता है एक प्रॉमिस। एक रिप्रेजेंटेटिव कहता है, हमारा जो सबसे बड़ा इशू है वो है हर मजेस्टी चेंगे और गोडेस याओजी को रेस्क्यू करना, साथ में वो ग्रेट फिगर्स जिन्हें डीमन टाउन्स में इम्प्रिजन किया गया है। ये कहते हुए रिप्रेजेंटेटिव देख रहा था जियान को और आगे बोलता है, जब वो मेजर फोर्सेस अपीयर होंगी और एंडलेस फ्लेम अलायंस को ओपनली सपोर्ट करेंगी तो हम नेचुरली उनको फॉलो करने वाले हैं। एक और रिप्रेजेंटेटिव ऐड करता है, एट द सेम टाइम इवन वो ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर और डार्कनेस में छिपी हुई वो पावर्स इन्हें भी हमसे टकराने से पहले 3 बार सोचना होगा। जियान तुरंत समझ जाता है कि वो क्या कह रहा है। ये फोर्सेस अभी खड़े होने को तैयार नहीं थी। ये इंतजार करना चाहती थी अपने ट्रू लीडर का, एक ट्रू बैनर, एक ऐसी फोर्स जो कि दुनिया को हिला के रख सके। क्योंकि जब तक दुश्मन की पहचान और स्ट्रेंथ सामने नहीं आई है तब तक जियान इतना मूर्ख नहीं है कि वो मान ले कि उसके लिए अपने एंसेस्टर की स्लीपिंग प्लेस को रिवील करना एक अच्छी चॉइस है। इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा और सोचने के बाद जियान उत्तर देता है। उसकी वो हल्की लेकिन स्थिर आवाज गूंजती है। वो कहते हैं, आप सब अपनी फोर्सेस से ये कहिए कि हम इन चीजों को नेचुरली करेंगे, लेकिन जब वो समय आएगा तो मैं बस उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी ओरिजिनल इंटेंशन को मत भूलना। ये जियान का कंक्लूजन था। वो कहता है, अच्छी खबर सुनने का इंतजार करने दो। ये सुन के लोग एक दूसरे को देखने लगे थे क्योंकि इन सब ने भी सोचा नहीं था कि डिस्कशन इतना आसानी से जाएगा और ना ही एक्सपेक्ट किया था कि जियान से बोलना इतना आसान होगा। ये छिपी हुई मीटिंग काफी जल्दी खत्म भी हो जाती है और रिप्रेजेंटेटिव जाने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ट्विस्ट के बिना चीजें खत्म कैसे हो सकती है, हमारा फोकस जाता है एक फिगर के ऊपर जो कि अब तक साइलेंट रहा था। वो अचानक से खड़ा होता है,
आंखें होती हैं गहरी। बूम के साथ साथ वो पावरफुल ऑरा रिलीज हुआ था। ये सबसे पहले बाकियों को नहीं देखता, ये देखता है बस जियान को। फिर कहता है एवरीवन वेट, डोमेन लॉर्ड शाओ मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। इस पर जियान ने एनॉमली फील की होती है उसके शरीर के अंदर की पावर, ये अपने आप ही मूव होने लगी होती है क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव बस दोशियन लेवल पे था। लेकिन तब भी जियान को इसमें से एक डरावना ऑरा महसूस हो रहा है जो कि एब्सोल्युटली यहाँ पे एग्जिस्ट करना नहीं चाहिए। वो तब भी तुरंत ही एक्शन नहीं लेता बल्कि वो वॉइस रिकॉर्ड लेता है और पूछता है क्या हुआ। वो बंदा शुरुआत में तो एक्सप्रेशन लेस रहा था, फिर चेहरे पे स्माइल आती है, एक अजीब सी स्माइल। फिर वो कहता है कि मैं चाहूंगा डोमेन लॉर्ड शाओ आप मेरे साथ थोड़ा वॉक पे चलो। जियान की आंखें पैनी हो जाती हैं। वो बंदा कहता है और जहाँ हम जा रहे हैं उस जगह का नाम है हेल। इससे पहले कोई भी रिएक्ट कर पाता उस बंदे की बॉडी बूम के साउंड से एक्सप्लोड हो जाती है। इसमें से वो गहरा काले रंग का खून फैला था। ये एक ही पल में पूरी सिटी को आइसोलेट कर देता है। इससे भी अजीब बात ये थी कि शहर को निगलने लगा था। एक ही पल में जहाँ जहाँ तक नजरें जाती हैं वो लकड़ियों से बने हुए घर नीचे धंसने लगे थे। वो हवा, वो जमीन, वो बैरियर, सब कुछ किसी फोर्स के द्वारा खींचा जा रहा था, मानो किसी अनजानी दुनिया में ले जाए जा रहे हो। जब बाकी के 6 रिप्रेजेंटेटिव ऐसे सीन को देखते हैं पैनिक में चले जाते हैं क्योंकि ये यहाँ पे बस शब्दों को फैलाने के लिए आए होते हैं, बस निगोशिएट करने को। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे ऐसा ट्रेटर छिपा होगा और ये जगह पहली बन चुकी है एक जाल। एक के बाद एक इनके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, डर, गुस्सा सब कुछ अंदर से राइज होता है। ये रिप्रेजेंटेटिव चिल्ला के बोलती तुमने क्या किया, हम यहाँ पे बस मैसेज को देने आए थे, तुम एक्चुअली हमें मारना चाहते हो। ये जिस वुडन हाउस के अंदर होते हैं, आई मीन जो फट चुका था, वो एरिया भी नीचे घुसता जा रहा था। वहीं पे काले रंग के खून का फैलाव और भी तेज हो जाता है। वो सातों लोग जिनमें जियान भी शामिल था, इन सबको खींचा जाता है ऐसी दुनिया में जिसके बारे में डेड रिप्रेजेंटेटिव ने स्माइल के साथ बताया था। और हाँ, यहाँ पे तुम्हारा भाई बात कर रहा है हेल की। वेल, क्या आप भी हेल में जाने को तैयार हो? कमेंट्स में बताओ। नहीं, यहाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये लिटरली हेल में जाने वाले हैं जहाँ हमें देखने को मिलने वाली है नई चीजें, चाहे वो घोस्ट गेट हो, शॉशन मैन या वुडमैन, फिर हेल सी गेट और वाटरमैन, हम सब कुछ देखने वाले हैं। ये बेसिकली एक सब आर्क होने वाला है जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा तो नहीं होगा लेकिन जरूरी काफी होगा। और अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, इसे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथ में ये एपिसोड कैसा लगा डू टेल अस इन दी कमेंट सेक्शन। वहीं पे अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है तो आप डेफिनेटली हिस्सा बन सकते हो प्रीमियम कम्युनिटी का, जिससे आप न सिर्फ अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर पाओगे बल्कि आपको कई और पर्क्स मिलने वाले हैं। और जो एक नहीं बल्कि 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल लैंप पर या उससे ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए दिस इज गुड बाय।